क्या कनेक्शन है सर? फिजिकल एक्टिविटी इज द पार्ट ऑफ योग। विदेशी लोग कितना अच्छी तरह से योग को समझते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा को समझते हैं, आयुर्वेद को समझते हैं। योग से कैसे क्योर होगा और दवाई भी बंद हो जाएगी। जो लोग योग के बारे में नहीं जानते उन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने खर्चा कर दिया। जहां मिलते हैं रोचक फैक्ट्स, नई खोजें और ज्ञान की दुनिया, जहां मिलती है गेमिंग, म्यूजिक, फिल्में, कहानियां और क्रिएटिविटी, और ये सब आपको मिलेगा सिर्फ एक ही जगह पर, द नीरज खेतानी। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो नेचुरोपैथ, योगा टीचर, डाइटिशियन, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट ट्रेनर, एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट, मसाज मास्टर, काउंसलर, लाइफ कोच, एक्स जनरल मैनेजर, कंटेंट राइटर, मेंटर, एंकर, होलिस्टिक हेल्थ प्रमोटर एंड एजुकेटर। और इतना ही नहीं, 20 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है, ग्लोबली इनकी रीच है, नेशनल इनको अवार्ड्स मिले हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। आज हम इनसे जानेंगे योग और नेचुरोपैथ कैसे हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। ये पाथ फॉलो करने से ना हमें कुछ भविष्य में बीमारियां आती है या फिर जो बीमारियां चल रही है उन पे काबू कैसे लाया जाए। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे चिंतन त्रिवेदी सर एंड लीना त्रिवेदी मैम, जो दोनों ही इस फील्ड में बहुत सालों से है। मैम को 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सर को 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। दोनों का इंटरनेशनल नेशनल रीच है, योग में है, नेचुरोपैथ में है, एक्यूप्रेशर में है, मेडिटेशन में है। सो आज हम इनसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे योग को हमें अपनाना चाहिए। सो फाइनली गाइस, सीज़न 2 के पहले एपिसोड में, जिसमें मैंने आपको अभी इंट्रो दिया, सर और मैम के साथ हम आ चुके हैं वापस। हम जानेंगे कि योगा और अदर होलिस्टिक एक्टिविटीज़ में जो सर और मैम काम कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे होती है, किन किन लोगों को काम आती है। तो पहले सर का वेलकम करते हैं। कैसे सर? बढ़िया सर। कैसे मैम? हाँ मैम और सर, हम खास जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी, मतलब किस किस तरह की एक्टिविटीज़ हम करते हैं योगा के अलावा, और योगा क्यों ज़रूरी है और योगा क्या है। लोगों को पता ही नहीं है कि योगा क्या है, तो पहले तो वो थोड़ा क्लियर करें कि योगा क्या है। नमस्ते, मैं लीना त्रिवेदी, गुजरात राजकोट से। मैं प्राकृतिक चिकित्सक, योग कोच, डाइटिशियन, सुजोग, एक्यूप्रेशर, मसाज, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर आदि प्रवृत्तियों से जुड़ी हुई हूँ। इसके अलावा हम भारत के अलग अलग राज्यों में नेचुरोपैथी और योग की शिविरें लगाते हैं, मेडिकल कैंप करते हैं, सेमिनार लेते हैं, ऑनलाइन वेबिनार करते हैं, ताकि लोगों में स्वास्थ्य की सही जानकारी आए। जी नमस्ते। आपने बहुत ही बढ़िया सामान्य क्वेश्चन पूछा है। सभी लोग योग के प्रति जागरूक तो हुए हैं, लेकिन योग की परिभाषा जो है वहाँ से मैं कहूँ तो आपने पूछा कि योगा क्या है। तो पहले तो मैं कहूँगा कि योगा हम नहीं कहेंगे। हमारे भारत की परंपरा में उसका जो वास्तव में अर्थ है वो है योग। संस्कृत में कहा गया है, क्योंकि हमारी मातृभाषा, हमारी सभी भाषाओं की जो भाषा है वो संस्कृत है। तो संस्कृत में उसका शब्द है योग। लेकिन अभी आज हम लोग आसानी से कहना हो तो, शुद्ध हिंदी में बोलना हो तो योग कह सकते हैं। योगा जो है वो विदेशी लोग बोलेंगे, उनको बोलने में आसानी नहीं रहती, इसलिए वो योगा बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से पहले तो हमें बोलना चाहिए योग। तो योग की जो परिभाषा है वो बेसिकली जुड़ना है, हमें एक दूसरे से जुड़ना, इसको योग कहा जाएगा। तो कैसे जुड़ना, अगर और जानना इसके लिए अगर पूछे जुड़ना मतलब क्या, तो अपने शरीर के साथ जुड़ना, मतलब तन से जुड़ना, मन से जुड़ना, ईश्वर परमात्मा से जुड़ना, परिवार से जुड़ना, समाज से जुड़ना,
जहाँ जहाँ आवश्यकता है हमें जुड़ने की, तो वही बेसिकली योग कहा जाएगा। कितना मतलब योग जो है, पहले तो योगा नहीं है, योग है, वो पहली बात है कि योगा जो है वो इंटरनेशनली जो है वेस्टर्न लैंग्वेज है, वहाँ योगा बोला जाता है और यहाँ पे योग बोलते हैं। सर, योग में फिजिकल एक्टिविटीज़ जनरली क्या है कि लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी मतलब वेस्टर्न में योगा और योग, तो फिजिकल एक्टिविटी से ही लोग कनेक्ट है। जी। जैसे आपने बताया कि हर जगह जुड़ना मतलब योग, किसी भी चीज़ से, नेचर से जुड़ना, सबको जुड़ना, तो वो सब योग है। लेकिन लोगों को क्या पता है कि योग मतलब फिजिकल एक्टिविटी, वही योग। सही है। तो फिजिकल एक्टिविटी इज द पार्ट ऑफ योग। सो ये बात कितनी करेक्ट है सर, मैम? इसके बारे में ये बोलेंगे हम कि योग जो है ओनली शारीरिक क्रियाएं नहीं है। योग जो है उससे शरीर, आत्मा और मन तीनों की शुद्धि होती है। आजकल सभी लोग योग करते हैं, पर शारीरिक क्रिया मात्र योग नहीं है, इससे भी ऊपर बहुत है। और योग ऐसा हम कह सकते हैं कि योग एक साधना है। तो योग के विषय में मुझे जितना बोले उतना कम है। योग जो हम कर रहे हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी बोल रहे हैं, वही है बेसिकली। Yes. लेकिन योग बहुत बड़ा विषय है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग विषय आते हैं, जिसमें एक शारीरिक योगा, जिसको योग की भाषा में हठ योग कहा जाता है। तो अभी आजकल जो पूरे विश्व में योग जो प्रचलित है वो है हठ योगा, जो बाहर के लोग बोलते हैं। तो हठ योग है बेसिकली, जो एक योग का हिस्सा है, जो फिजिकल हमारी जो बॉडी है उसके लिए हम लोग एक्टिविटी करते हैं, जिसको एक्सरसाइज कहते हैं, व्यायाम कह सकते हैं, जो भी आप वो कह सकते हैं। यस सर। तो वो बेसिकली योग है, योग नहीं, योग का एक हिस्सा है ये। हिस्सा है सर। जितने हम बता सके, जैसे आपने हठ योग बताया, तो कुछ और बता सके कि कितना उसमें होते हैं, डिवीजन है या उसके जो अलग अलग विभाग है? यस। योग के अंदर काफ़ी सारे प्रकार हमारे योग शास्त्र में, और जिसने योग की शुरुआत की हमारे आदिदेव महादेव शिव जी, जो पहले योगी है जहाँ से योग शुरू हुआ, और उसके बाद महर्षि पतंजलि, जिन्होंने उसको आगे लेके यहाँ तक पहुँचाया अलग अलग ऋषियों के द्वारा। तो कहते हैं कि पतंजलि योग अलग है, हठ परिक्रमा में अलग योग का प्रकार है, लय योग कह सकते हैं, ध्यान योग, भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे अलग अलग योग कह सकते हैं। कह सकते हैं। यस सर। सर, हमारा थोड़ा बातचीत हुआ था, तब एक बात निकला था कि आप बता रहे थे मुझे कि होली के साथ भी कुछ कनेक्शन है योग का, तो वो थोड़ा सर बता दीजिए कि होली के साथ क्या कनेक्शन है सर? होली त्योहार हमारे बहुत पारंपरिक त्योहार है, और आज के समय में अच्छी बात है कि हम सभी लोग पूरे भारतवर्ष में और विदेश में भी लोग मना रहे हैं। लेकिन मनाने का जो तरीका है वो तरीका थोड़ा बदल गया है। आज के मतलब शहरी लोग जहाँ शहर मॉडर्न सिटीज़ के अंदर, शहरों में लोग जो मनाते हैं उसका तरीका है वो लकड़ियों का जलाना। हाँ। लेकिन वास्तव में जो हम आज के भी गाँव के अंदर भी आप जाओगे तो वहाँ लोग जो है वो गाय का जो गोबर होता है, गमले, उसके द्वारा होलिका का दहन होता है, और वो ही वास्तव में सही त्योहार मनाया जाएगा। तो ये जो त्योहार का तरीका है ये जुड़ा हुआ है योग के साथ, नेचुरोपैथी से, प्राकृतिक चिकित्सा से, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में ऋतुचर्या के साथ ये त्योहार जुड़ा हुआ है। जैसे होलिका में हम जब गोबर जलाते हैं होलिका का, तो उसमें गर्मी उत्पन्न होती है। वो गर्मी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे पहले का जो समय है वो सर्दी का रहता है ना। ठंडियों में सर्दी होती है, खांसी होती है, बुखार होता है, सिर दर्द होता है, जोड़ों के दर्द होता है, सभी प्रकार की बीमारियां जो सर्दी से जुड़ी हुई है। हाँ। वो सभी बीमारियां हमें होती है। तो उसको
निकालने के लिए, दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए एक अच्छा तरीका है शरीर को गर्मी देना, है ना। तो जैसे हम अपने पुराने समय में जब हमारे दादा परदादा लोग जी रहे थे तो वो भाप लेते थे, है ना, गर्मी से, धूप सेकते थे, है ना, सूर्य स्नान जिसको बोलते हैं आज के समय में, विटामिन डी लेना है, तो वो इसके द्वारा, होलिका दहन के द्वारा वो सब होता है, वो करना चाहिए। अगर होलिका का तरीका सही होना चाहिए तभी। दूसरा, उसके अगले ही दिन मतलब होलिका दहन हो गया, उसके बाद हम करते हैं रंगों की होली। तो उसमें अभी आप गुलाल रंग आ गए, लेकिन वो भी बहुत सही नहीं रहते, क्योंकि सभी रंग जो होते हैं वो केमिकल वाले होते हैं, हम काफी सब लोग जानते ही हैं। तो वास्तव में जो हमारी पौराणिक होली हुआ करती थी, उसमें हमारे जो बाग बगीचे में या जंगल में एक पौधा था पलाश का, गुजराती में उसको केसुड़ा कहते हैं। तो पलाश के फूलों से रात को पानी में भिगोते थे, पूरे रात भर वो पानी में रहते थे, और वही पानी सुबह रंगीन हो जाता था, है ना, गुलाल की तरह लाल हो जाता था। तो वो ही पानी से हम लोग स्नान करते थे, एक दूसरे को छिड़कते थे पिचकारियों से। तो वो अगर ये तरीका अगर हम अपनाएं आज के भी जीवन में, तो वो एक त्योहार न होते हुए वो एक चिकित्सा बन जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में ये गर्मी देना मतलब स्टीम हो गया। ओके, वैसे ही ठंडी देना तो मतलब ठंडा प्राणी का स्नान हो गया। तो ये दोनों एक उपचार का, एक नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा का एक उपचार है ये। तो इसी तरह से ये त्योहार हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सही है। किसी को शायद नहीं पता होगा कि नेचुरोपैथी में मतलब कैसे कैसे होते हैं उपचार। ये एक तरीका सर ने बताया कि होलिका में भी हम इस तरीके से अगर होली मनाएं तो हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इस साल ट्राई कीजिए कि इसी तरह हम ये होली मनाएं। सर इसके आगे क्वेश्चन जो है वो रेगुलर चीज़ों से जुड़ा है, जैसे कि तो आपके पास कुछ कुछ लोग आते होंगे कि किस तरीके, मतलब ज़्यादातर आपको ही पता होगा कि किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स में योग से या फिर अदर जो भी अपनी एक्टिविटीज़ है उसमें किस किस तरीके के जो डिसीज़ है या वो प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करते हैं। खासकर एवरीबॉडी, मतलब बच्चा है, छोटी एज का बच्चा है, बड़ा बच्चा है, लेडी है, एजेड पर्सन, तो इन सबको क्या क्या दिक्कतें ज़्यादा होती है और किस चीज़ के लिए, योग के लिए या अदर एक्टिविटीज़ के लिए लोग आते हैं, ताकि जनरल पब्लिक को पता चल सके कि योग से और अदर एक्टिविटीज़ से ये क्योर हो सकता है, कि सिर्फ दवाई से क्योर होता है वैसा अभी सब लोगों को लगता है। लेकिन दवाई से क्या होता है, वो कंट्रोल होता है और वो उसको बांध के रखता है और लॉन्ग टर्म तक दवाई ही चलती रहती है। तो हमें ये अवेयरनेस चाहिए सर कि योग से कैसे क्योर होगा और दवाई भी बंद हो जाएगी। तो थोड़ा सर उस पर मैम। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल की हमारी जीवन शैली ऐसी है कि सभी लोग, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सब लोग कोई ना कोई बीमारी से घिरे हुए हैं। और आज के समय में कोई घर ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे किसी को कोई दिक्कत ना हो। और इसका खास कारण है हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली, हमारी मानसिकता। तो नेचुरोपैथी और योग के माध्यम से कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। और प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा हम आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। और मान लो कि किसी को कोई दिक्कत ना हो तो वो भी ये जीवन शैली फॉलो करके आजीवन स्वस्थ रह सकता है। और रही बात योग की, तो योग और नेचुरोपैथी ये दोनों ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा हम आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। और आजकल खास करके डायबिटीज है, लेडीज को घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द, कमर दर्द, और खास करके लेडीज में गर्भाशय की समस्या, पीरियड्स की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम। और 100 में से 80% लेडीज को ये प्रॉब्लम है। और डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप ऑपरेशन करवा लो। तो ऑपरेशन कराना ये कोई इलाज नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में कोई भी समस्या हो
तो वो बिना दवाई के ऑपरेशन के ठीक हो सकती है। बिल्कुल, जैसा ही लीना मैडम ने कहा वैसे ही आजकल हम शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और जो व्यावसायिक सभी प्रकार की मानसिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, जिसके वजह से हमें कोई ना कोई समस्या होती ही है। तो हर घर में ये ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या अस्थमा या आर्थराइटिस, माइग्रेन, हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या और जो गायनेक इशू है स्त्रियों में वो भी कॉमन हो चुके हैं। बच्चों में भी आजकल हम जो रोग 50-60 साल के बाद आते थे वो आज के जीवन में बच्चों को आने लगे हैं। तो ये बहुत दुख की बात है ये, और दर्द होता है हमें ये सब जानते हुए कि आजकल के बच्चों को भी अस्थमा होता है, बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज होता है, बच्चों को भी आर्थराइटिस होता है, तो हार्ट अटैक होता है बच्चों को भी। तो बहुत लंबा लिस्ट है इसके लिए। तो मैं संक्षिप्त में इतना कहूँगा कि ये सभी जितनी भी समस्याएं, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, कोई भी रोग हो, सभी प्रकार के रोग योग से और प्राकृतिक चिकित्सा से हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और जिनको रोग नहीं है, कोई समस्या नहीं है, वो इसके द्वारा पहले से ही अगर जीवन में अपना ले तो वो कभी बीमार नहीं पड़ सकते, उनको कोई बीमारी नहीं आ सकती। तो ये क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों तरीके से बहुत ही ज़रूरी है। सही बताया सर। जिन जिन लोगों ने मतलब अभी एपिसोड देखेंगे उनके बाद योग करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अगर पहले से ही योग करेंगे तो बीमारी आएगी ही नहीं। तो सर और मैम का यही कहना है कि कोई भी मतलब किसी भी तरह का रोग हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, लेडी हो, कोई भी हो, सभी तरह के रोग, डिसीज क्योर हो सकते हैं अगर आप उसको मतलब रूटीन में फॉलो करो। योग और अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती है उनको फॉलो करो तो आप क्योर हो सकते हो, और फ्यूचर में आपको कुछ बीमारियां नहीं भी आएगी अगर आप उसको रूटीन फॉलो करोगे। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। यस सर। अभी हम 2021-22 में अच्छी तरह से एक अच्छे मतलब समय से गुजरे थे, कोरोना काल। यस सर। जो पेंडेमिक हुआ था पूरे वर्ल्ड में, आपको जान के बहुत ही ताज्जुब होगा कि हम दोनों उसी माहौल में बाहर घूम रहे थे, मास्क नहीं लगाया हुआ था, वैक्सीन हमने एक भी नहीं ली हुई है, और जिनको ये समस्या थी मतलब समरस हॉस्पिटल जहाँ पर कोरोना ग्रस्त लोगों को इकट्ठा किया हुआ था, क्वारंटाइन किया हुआ था, ऐसे लोगों को हम योगा करवा रहे थे। डेली योगाभ्यास हुआ करता था, और हमने अनुभव से वो सीखा है कि कोई भी मतलब गंभीर भी समस्या हो जो ठीक नहीं हो पाती दवाई से, स्पेशली हम पहले कोशिश करते हैं दवाई लेना, तो वो ठीक नहीं हो पाती, फिर हम कोशिश करते हैं कि भाई ऑपरेशन करवा लें, सर्जरी करवा लें। तो मैं चाहूँगा कि अगर हम पहले से ही इसके बारे में सही जान ले कि बीमारी से क्यों होती है, बीमारी होने का कारण क्या है, ये आजकल कोई कहता नहीं है। तो हम प्राकृतिक चिकित्सा में कोई भी बीमारी क्यों होती है इसके ऊपर हम काम करते हैं, और उसको जड़ से ठीक करना कैसे है ताकि वो हमेशा के लिए मतलब परमानेंटली वो क्योर हो पाए। तो ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है प्राकृतिक चिकित्सा की और योग की। तो कोरोना काल के समय में हम लोगों ने काफी लोगों को नेचुरोपैथी, योग, आहार और जीवन शैली के द्वारा सभी बीमारियों के मुक्त करवाया है, और हम खुद स्वस्थ रह पाए हैं। सब कुछ ना होने के बावजूद भी हम ऐसे ही रहते हैं। तो ये जो मतलब देन है, माँ प्रकृति की कृपा है हम पे ऊपर, क्योंकि हम नेचुरोपैथी में कहते हैं कि नेचर इज द बेस्ट हीलर। वही सबसे उत्तम हमारा बॉडी को हील करता है, नेचुरोपैथी मतलब प्रकृति, है ना। तो उसी के साथ अगर हम जीते हैं तो हम रोग से दूर रह पाते हैं। और आजकल हमारा जो जीवन है हम वो सब प्रकृति से अब जानते हैं कि कैसा प्रकार का हम जीवन जी रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, नेचर से जुड़ना। लेट्स बैक टू द नेचर।
नहीं, सही बात है सर। और इससे कनेक्टेड ही एक सवाल पूछ रहा हूँ, अभी अपने जो सवाल है वो थोड़े साइड में रख के इससे कनेक्टेड ही एक सवाल दे देता हूँ जी। कि अभी की लाइफस्टाइल की बात हुई तो सर एसी के बिना नहीं चलता है, हाँ रूम में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, बाहर जाओ तो धूप लगती है। तो ये सब सर जो खास करके यंग जनरेशन जो देख रही है, अभी नया ट्रेंड है जेन जी जो देख रहा है, अल्फा देख रहा है, बीटा भी देख रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो उसको समझ नहीं आएगा लेकिन देख रहा है। बिल्कुल। तो उन सबको थोड़ा लाइफस्टाइल बताइए कि सर सुबह जागना जल्दी क्यों ज़रूरी है, देर रात तक क्यों नहीं जागना चाहिए, उससे बॉडी को क्या दिक्कत आती है, ये थोड़ा सर बता दे तो अच्छा रहेगा। मैम सर आप बताइए। दिनचर्या जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जो सुबह उठने से लेके रात को सोने तक की जो हमारी दिनचर्या है, और पूरी दिनचर्या में हम जहाँ जहाँ जुड़े हुए हैं, जो जो एक्टिविटी करते हैं, उसका एक वातावरण बनता है। उस वातावरण में हम जाते हैं आते हैं तो उसका असर हमारे शरीर और हमारे मन के ऊपर पड़ता है, जिसको साइंस की भाषा में ओरा कहा जाता है। तो ओरा बॉडी होती है। तो वो जो है उसके लिए अगर हमारी लाइफस्टाइल, हमारी दिनचर्या, हमारी हैबिट वो अगर सही नहीं होगी तो भी समस्या होगी। जैसे कि आपने बताया, बहुत सही बताया कि आजकल के लोगों को जीवन में सुविधाएं चाहिए। हाँ, सब कुछ फास्ट चाहिए, है ना, सब कुछ इजी चाहिए, और जो धीरज होनी चाहिए। हाँ, सर patience। एक चीज़ बीच में डालूंगा, फूड भी फास्ट चाहिए सर। बिल्कुल हमें बोलने वाला था कि आजकल मोबाइल से बटन दबाते ही जो चाहे वो 10 मिनट में आ जाता है। तो वो फूड वास्तव में फूड है कि नहीं, वो हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए, क्या वो फूड है या नहीं है। तो काफ़ी एग्जाम्पल में दे सकता हूँ कि यहाँ से मुझे अभी मैं जहाँ मतलब रह रहा हूँ, मेरा घर है, मुझे जाना है बिल्कुल पास में ही, फिर भी मैं बाइक लेके जाऊँगा, पैदल चलूँगा नहीं। मेरा अगर ऑफिस या मेरा घर 8वीं 10वीं मंजिल पे है, लेकिन मैं लिफ्ट का सहारा करूँगा, सीढ़ियों से जाऊँगा नहीं। अभी हम लोग जहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, ये भी जगह भी ऐसी है कि ऐसी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी नहीं है, अच्छी बात है। तो एसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए समझने की बात है, करने से क्या क्या गैरलाभ होते हैं वो भी जानने वाली बात है। कि फ्रिज घर में है तो उससे क्या गैरलाभ होता है, माइक्रोवेव ओवन है उससे क्या होता है, वॉशिंग मशीन से क्या होता है, और आजकल तो आ गई है वो वैक्यूम क्लीनर, तो ठीक है, उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, वो ऑटोमेटिक क्लीनिंग मशीन जो रिमोट से वैक्यूम रोबो यस, जो मोपिंग भी कर देता है और क्लीनिंग भी कर देता है, दोनों कर देता है। ये मतलब वो वैक्यूम क्लीनर तो हमें थोड़ी मूवमेंट करनी होती है ऐसे। हाँ, वो मूवमेंट में चली गई। हाँ। बैठे बैठे बस रिमोट दबाओ और रोबोट पूरा फ्लोर जो है क्लीन कर देगा। यस। तो वो एक तरीके से हमारा जो कार्य है उसको अच्छा तो बनाता है, फास्ट बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके डिसएडवांटेजेस है वो हमें जानना चाहिए कि उसके में क्या क्या गैरलाभ हुए हैं, जो इसके वजह से हमारे जीवन में समस्याएं आती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें हमारे जीवन में जितनी भी सुविधा लाएंगे वो ज़्यादा दुविधा बनती जा रही है। हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को सुविधा देना चाहते हैं, लेकिन वो सुविधा उसको कमज़ोर बनाते हैं, मेंटली और फिजिकली भी, ऐसा मेरा मानना है। तो कोशिश करें कि जितना जीवन प्रकृति से जुड़ा हो, सहज हो और सिंपल हो, उतना आप स्वस्थ रह पाएंगे। मतलब सर जल्दी उठना और जल्दी सोना ये कंपलसरी है, इसको फॉलो करना चाहिए। कोशिश करें कि आप जितना हो सके उतना जल्दी सोए, जल्दी उठें, तो उससे आपकी हेल्थ जुड़ी हुई है डेफिनेटली। अभी ज़्यादा जल्दी सोने में और ज़्यादा जल्दी उठने में ज़्यादातर दिक्कत आती है बच्चों को, फिर उसमें बड़े बच्चे भी आ गए, छोटे बच्चे भी आ गए जो एजुकेशन ले रहे हैं। हम थोड़ा एजुकेशन साइड अभी जा रहे हैं जी। और उसमें मैं सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं करूँगा, लेकिन ये जो अभी टाइम है, लाइक मार्च है, बोर्ड्स है, अभी एग्ज़ाम है, 10th है, 12th है, और मैं तो थोड़ा इससे आगे भी सोचना चाह रहा हूँ कि जो GPSC UPSC कर रहा है वो लोग भी एक अलग लेवल डिप्रेशन में होते हैं।
कि क्या रिजल्ट आएगा। पहले तो एग्ज़ाम देनी है, उससे पहले रिजल्ट सोचते हैं, यस, तो उसका डिप्रेशन। दूसरा, उनका पेरेंटिंग कैसे हो रहा है, पेरेंट्स की वजह से जो बोला जा रहा है उनको कि ये करो वो करो, इसने तो इतना रैंक लाया, तो उसका अलग उसको टेंशन। तो ये टाइम में सर कैसे बच्चा जो है वो स्वस्थ रहेगा, कैसे क्योर करेगा, उसको मतलब क्या करना चाहिए जिससे वो डिप्रेस ना हो। अगर एग्ज़ाम हो गया है तो आफ्टर एग्ज़ाम रिजल्ट का जो है उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहे कि क्या रिजल्ट आएगा तो वो डिप्रेस ना हो और कुछ गलत ना कर। तो उसके लिए सर हम क्या सलाह दे सकते हैं इसमें? अगर बच्चों को शुरू से ही स्कूल में ध्यान कराया जाए, मेडिटेशन कराया जाए, तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों को पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और आजकल जो सभी में पाया जाता है डिप्रेशन, तनाव, सुसाइड, ये सब बंद हो सकता है। योग में इतनी ताकत है, योग, ध्यान, प्राणायाम में, इसके माध्यम से जो आजकल की जो समस्या है उससे हम उससे दूर कर सकते हैं। तो अगर हर रोज बच्चों को ध्यान कराया जाए, प्राणायाम कराया जाए, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि ये अभी का माहौल भी है और हर घर में ये बात चलती रहती है कि एसएससी, एचएससी, यूपीएससी, जीपीएससी, ये सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड की एग्जाम्स हैं, वो एग्जाम को ज़्यादा सीरियसली ना लेते हुए सबसे पहले तो एग्जाम का मन में जो डर है ना, वो हमें निकालना चाहिए। जैसे कि पहली कक्षा से लेके 9वीं तक की जो एग्जाम रहती है उसका कोई सिंसियरिटी किसी को नहीं रहती। अगर वैसे ही किसी एग्जाम को भी अगर हम लाइटली लेके उसके लिए तैयारी करें, तो सबसे पहले मन में जो डर रहता है एग्जाम का कि 10वीं वो एग्जाम, 12वीं एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम कैसे होगा, क्यों होगा, कितनी बहुत मुश्किल है, कठिन है, ये सब डर मन में निकल जाएगा। ये सबसे बेसिक बात है। एग्जाम को आप आराम से लीजिए, उसको एग्जाम नहीं है, वो एक हमारा जीवन का एक प्रोसेस है। तो वैसे ही उसको मन में रखते हुए आप अपनी तैयारी कीजिए। तैयारी करने का भी तरीका होते हैं कि भाई कैसे पढ़ाई करें, कैसे मेमोराइज करें, कैसे उसको रिवीजन करें, तो ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। साथ में योग जो है, वो योग के द्वारा हमारा प्राणायाम जो है, हमारा ध्यान का अभ्यास है, हमारा सही भोजन, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन हम कभी कुछ अपनाते नहीं है। तो वैसे ही आहार का भी ध्यान रखा गया। और आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो है वो सोशल मीडिया है, उसका भी असर मन के ऊपर होता है। तो जो चीज़ें मन को डिस्ट्रैक्ट करती है ना, डिस्टर्ब करती है, स्ट्रेस लाती है, अगर ऐसी चीज़ों से बच्चे और जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं अपने करियर के लिए, अगर वो इस चीज़ से अगर दूर रहें और जो अच्छी चीज़ें हैं जिससे मन शांत रहे, मन खुश रहे, तनाव मुक्त रहे, जैसे कि नेचर के साथ जुड़ना, शांत जगह पर बैठना, तो म्यूजिक, संगीत सुनना। लेकिन संगीत भी आजकल कैसा हो गया, मैं कहूँगा कि संगीत भी गड़बड़ी वाला हो गया है। सर बीच में आना चाहूँगा वापस। सर आपने जो बताया, अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है खासकर बच्चों में और बड़ों में भी, लाइक जीपीएससी, यूपीएससी वाले सीरियस होते हैं, लेकिन वो भी कि कहीं पे कुछ असाइनमेंट करना है या होमवर्क करना है, ये म्यूज़िक सिस्टम लगाया कान पे और लिखने लगे। अभी अगर वो लिखने में गाना भी जा रहा है तो भी उसको पता नहीं है, लेकिन वो तो चाहिए, उसके बगैर मैं नहीं कर पाऊँ। तो ये जो आदत लग गई है उससे कैसे निकले? ये एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि आज के बच्चे छोटे भोजन करते वक्त मोबाइल के अलावा छोटे, बहुत छोटे बच्चे, मतलब कि जो जिनका केजी भी नहीं हुआ है वो भी मोबाइल देख के खाते हैं और उनको आदत, बट ऑब्वियस उनके पेरेंट्स देते हैं कि खाना नहीं खा रहा है तो कुछ तो तू क्या करे, हाँ, तो ये देने से खा रहा है तो वो खिला देते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए ना मैम, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल गलत है। अगर बच्चों को हम एक बार मोबाइल देंगे तो उसको वो आदत हो जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि उसके बिना वो खाना ही नहीं खाएगा। मोबाइल छीनने के बाद मतलब कुछ ऐसे किस्से हमने देखे हैं कि बच्चा कुछ
ऐसे काम कर देता है। लाइक छोटे बच्चे हैं तो वो भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं कि मेरा मोबाइल छीन लिया, मुझे मोबाइल लेने के लिए बोला था तो मुझे मोबाइल लेके नहीं दिया। जैसे मेरा पास्ट में मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि एक कस्टमर था, उसका कैपेसिटी नहीं था, लेकिन उसने अपने बच्चे को प्रॉमिस किया था कि तू 10th क्लियर करके मुझे अच्छा रैंक ला के देगा तो मैं तुझे तेरी पसंद का कंप्यूटर ले दूंगा, गेमिंग वाला। तो वो लड़के ने तो अपना टारगेट अचीव कर लिया, उसने 99 क्लियर लेके आया वो 10th में। तो अभी पापा उसके मिडिल क्लास, उन्होंने लोन लेके उसको 3 लाख का पीसी ले दिया। तो ये चीज़ भी गलत है कि इतना भी मत उसको चलाओ कि तुम टारगेट दे रहे हो, चलो उसने अचीव किया, तुमने उसको टारगेट अचीव पे दिया भी, वो भी सही है, चलो वो पूरी सही है, लेकिन उसका भी लिमिट रखो कि तू बता कितने का तू लेगा पीसी, वो पहले से बोलो। अभी वो फंस के, मतलब उसके पेरेंट्स तो फंस गए, 3 लाख का कर्जा चढ़ा दिया, अभी वो बच्चा क्या करेगा उसमें, गेमिंग। तो ये चीज़ भी है कि बच्चों को हम कैसे ट्रेन कर रहे हैं। बच्चे इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि उसको मोबाइल के बिना उनका काम ही नहीं चलता है। एकदम आक्रामक हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। माता पिता अपने बच्चे को खुश करने के लिए उनको खिलौना के बजाय मोबाइल को ही खिलौना समझ लेते हैं। मोबाइल जो है वो खिलौना नहीं है, सबसे पहली बात तो मतलब वो खेलने की चीज़ नहीं हुई। खिलौना मतलब वो खेलना नहीं उससे। और माता पिता जो है वो जब बच्चा परेशान होता है, अकेले खेल नहीं पाता, तो खिलौना देने के बजाय हम उसको मोबाइल दे देते हैं। तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि बच्चे के बजाय अपने पेरेंट्स, माता पिता को ये बात समझनी चाहिए क्योंकि ये मोबाइल जो है वो हमको भी डैमेज करता है ना। हम सब जानते हैं कि मोबाइल में कितना हाई रेडिएशंस होते हैं जो हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को असर करता है। अगर वही चीज़ बच्चों को दे देंगे तो वो तो बहुत नाजुक है, इतना वो हार्मफुल हमारे शरीर के लिए और मन के लिए होता है। तो सबसे पहली बात, बच्चों को मोबाइल बिल्कुल मत दीजिए, उनको खिलौने से आदत डालिए। बाहर जो गली में खेल सकते हैं बच्चे, और काफ़ी गेम्स हैं उसके साथ खिलाने का अभ्यास करवाइए। और रही बात सेफ्टी की, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू मोबाइल देना ज़रूरी है कि जो बच्चे बड़े हो गए हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उनके लिए अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो बात सही है, लेकिन उसके लिए आप उनको सिंपल जो कीपैड वाला फ़ोन था, एंड्रॉयड स्मार्टफोन ना देते हुए अगर आप उनको सिंपल फ़ोन देंगे तो वो आपका काम भी हो जाएगा, बच्चे को भी सेफ्टी मिल जाएगी। तो अभी से उनको महंगे फ़ोन का इस्तेमाल करने का जो आदत है वो मत डालिए। और रही बात छोटे बच्चे की, तो उसको आपको माइंड डाइवर्ट करना होता है, लेकिन मैं ऐसे कहूँगा कि आज के माता पिता बहुत व्यस्त हैं, उनके पास ना घर पे ना बाहर समय ही नहीं है कि बच्चों पे ध्यान दे पाए। तो बच्चे तो बहुत भाई क्या करें, बच्चों को तो समय चाहिए माता पिता का, लेकिन माता पिता खुद व्यस्त हैं तो क्या करेंगे, वो भी अपनी व्यस्तता में रहते हुए वो समय नहीं दे पाते, इसीलिए उनको मोबाइल देना पड़ता है। और मोबाइल की वजह से फिर बच्चा शांत हो जाता है और माता पिता को भी हो जाए चलो मैं अपने काम में व्यस्त, माता जो है वो घर में व्यस्त है और पिताजी जो जॉब में, सर्विस में, बिजनेस में व्यस्त है। तो ये जो है इसको हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे को परेशानी होती है, वो हम समझते नहीं है। और इसी आदत की वजह से बच्चे जो है वो मोबाइल और टीवी दोनों को देखते हुए ही भोजन करता है। तो पहले बच्चा छोटा होता है तब बच्चा जब छोटा होता है तब वो शांत हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है, ग्रोइंग होता है, तो उसी मोबाइल की वजह से वो वायलेंट हो जाता है। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जैसे चीज़ें फेंक देना, चीज़ें तोड़ देना, कि मेरी चिड़चिड़ापन आ जाता है कि मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर उसकी जिद्दें भी पूरी करते हैं माँ बाप। तो पहले से ही अगर पेरेंटिंग ठीक नहीं है तो ये दिक्कतें आती है। अभी एक क्वेश्चन मैम, आपने जो स्टार्ट किया था, हमने जो ये GPSC UPSC और एग्ज़ाम्स के बारे में, तो हमने स्टार्ट किया था डिप्रेशन पे।
और आपने एक चीज़ दोहराई थी, मेडिटेशन। तो हम थोड़ा मेडिटेशन की तरफ जाएंगे कि मेडिटेशन क्या मेडिटेशन जो है वो माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मन पे ऐसा बोलते हैं ना कि जो मन पे काबू करता है वो दुनिया जीत सकता है। तो मन पे काबू के लिए मेडिटेशन कितना ज़रूरी है और मेडिटेशन से क्या क्या हो सकता है, थोड़ा उस पे सर प्रकाश डालिए। ये बहुत ही ज़रूरी विषय है आज के जीवन में, क्योंकि सभी समस्याएं आखिर में अगर बात करें तो मन की ही है। जिसको बोलते हैं 90% डिसीज जो है वो मनोचिकित्सक, मनोरोगी हम हैं, वहाँ से ही रोग आते हैं। तो अगर मन के ऊपर काम करना है, मन को नियंत्रण में रखना है, मन को खुश रखना है, मन को तनाव मुक्त रखना है, चिंता मुक्त रखना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है ध्यान। लेकिन हमको लगता है कि ध्यान बहुत मुश्किल है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, है ना। मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से कर रहा हूँ, तो अभी आप मुझे सुन रहे हो, वो भी ये ध्यान ही है। ध्यान मतलब क्या है कि हमारा फोकस किसी एक विषय, वस्तु या बाबत पे रहना। तो अगर हम इसी प्रकार मन के ऊपर अभ्यास करना शुरू करेंगे कि हमारा मन क्या करता रहता है, कैसे कैसे ख्याल आते रहते हैं, शरीर कुछ और क्रिया करता है और मन कुछ और करता है ना। आपने सबने ऐसा महसूस किया होगा। तो ये हर व्यक्ति की अनुभूति है। तो मैंने एक सेंटेंस सूत्र बनाया है कि जहाँ शरीर वहाँ मन, ऐसा आपका होना चाहिए। जहाँ शरीर है वहाँ ही हमारा मन होना चाहिए। लेकिन इससे होता है उल्टा ही। मेजॉरिटी 24 आवर्स सभी को मिलते हैं दिन में, उसमें ज़्यादातर हमारा मन, सोने के घंटे के निकाल दीजिए, उसमें भी मन वहाँ नहीं रहता, वो बात अलग है। लेकिन दिन में जहाँ हम अलर्ट हैं, कॉन्शियस माइंड हमारा वही रहता है, लेकिन फिर भी सब कॉन्शियसली हम वहाँ घूमते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर हम कॉन्शियसली अगर अभ्यास करें कि जहाँ मेरा शरीर है वहाँ मेरा मन होना चाहिए, इसके द्वारा ये बहुत ही बेसिक और सिंपल रास्ता है जीवन में उतारने का। और ध्यान तो बहुत बड़ा विषय है, इसके लिए तो ध्यान क्या है, कैसे है, बहुत सारी अलग अलग पद्धतियाँ भी हैं। तो बात डिटेल में नेक्स्ट बात कर सकते हैं, इतने लिए इतना काफ़ी है। सही है सर। अभी बीच में से ही बता देता हूँ कि अगर मेडिटेशन पे चाहिए कुछ पूरा वीडियो तो कमेंट ज़रूर कर देना मेडिटेशन लिख के, तो हम मेडिटेशन पे अलग से पूरा वीडियो बना देंगे सर के साथ और मैम के साथ। आगे बढ़ते हैं। सर बीच में एक सुनने को मिला था लाइक सरकार की तरफ से योग को बहुत सपोर्ट मिला था। Yes. तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार ने जो ये चीज़ की, पूरा ये जो कैंपेन किया शुरू, तो इससे सर क्या जन जागृति आई, क्या चेंज क्या हुआ सर? खास मेन तो वो जानना चाहूँगा कि इससे चेंज क्या हुआ, क्योंकि जो लोग योग के बारे में नहीं जानते उन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने खर्चा कर दिया, पूरे देश को बिठा देते आसन लगा के योगा दिन पे और कुछ खर्चा करते रहते सर, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या चेंज आया और इससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, लोग किस किस चीज़ से निकलते हैं, उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ इससे, वो सर थोड़ा डिटेल में सर। मैम बात बिल्कुल सही है और इसकी मैं शुरुआत करूंगा मैं अच्छी साइड से। यस सर। भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व योग दिवस की शुरुआत की और 2015 से ये शुरुआत हुई है। बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि पूरे विश्व में योग की शुरुआत हमने की है और योग जो है भारत का ही है। तो ये बात इधर से ही होनी चाहिए थी, हाँ। है ना। तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। लेकिन ये अभी पूरे भारत में 21 जून को विश्व योग दिन मनाया जाता है, पूरे विश्व में, सॉरी। तो ये योग दिन जो मनाते हैं ये केवल एक दिन का हो गया है। जो लोग योग अभ्यास नहीं करते थे, कुछ जानते भी नहीं थे,
वो आजकल लोग योग करने लगे हैं, लेकिन वो केवल एक दिन का हुआ है, या फिर अपनी खुद की एक्टिविटी डालने के लिए सोशल मीडिया में कि मैंने आज योग कर लिया, सेल्फी ले ली, वीडियोस बना लिए, रील्स बना लिया, शॉर्ट वीडियो बना दिया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मोटिव ऐसा हो गया है। बल्कि मैं से कहूँगा कि हमारा जो मोटिव है ऐसा ना होके जो उसका पर्पस है कि हमारा जो पूरा जीवन इसको अच्छा बनाने का रहता है कि भाई बिना योग हमारा जीवन अधूरा है। योग इज लाइफ, ओके। और तो लाइफस्टाइल इज ए नेचुरोपैथी, ऐसा मैं कहता हूँ, योग इज लाइफ एंड लाइफस्टाइल इज ए नेचुरोपैथी। मतलब नेचुरोपैथी जो है वो जीवन शैली है और योग ही हमारा जीवन है। तो अच्छी बात है कि भारत सरकार ने, गुजरात सरकार ने ये पूरा इनिशिएटिव लिया है कि पहले कुछ ना हुआ करता था, योग बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत, महात्मा, सन्यासी, साधु करते थे, वो आज छोड़ के एक आम व्यक्ति तक पहुंचा है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हर एक शहर में जैसा भी हो, कैसे भी हो तो रहा है कुछ ना कुछ, अच्छी बात है। लेकिन गुजरात स्टेट योग बोर्ड एक बना हुआ है, 6 साल हो गए हैं उसके, और वैसे ही दूसरा हम दोनों उसी योग बोर्ड से जुड़े हुए हैं, योग कोच के दायित्व पे। और पूरे गुजरात के 33 जिलों में सभी जगह पर, सभी गांव तालुकों में योग हो रहा है योग बोर्ड के माध्यम से। वैसे ही पंजाब योग बोर्ड है, हरियाणा योग बोर्ड है, बिहार योग बोर्ड है। तो अभी सभी स्टेट में धीरे धीरे योग बोर्ड बनने लगा है। तो इस बोर्ड के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा एक्टिविटी होने की वजह से जो लोग इससे जुड़े हुए हैं योग बोर्ड के माध्यम से, उनको भी एक नई आमदनी मिल रही है। आज आपको खुशी होगी कि कितनी महिलाएं, कितने युवा, कितने पुरुष जो योग बोर्ड से जुड़े हैं, उनको महीने की आमदनी होती है केवल 1 घंटा योग क्लास करने से। तो खुद का तो लाभ होता ही है, मेरा योग होता है, सामने वाला का योग अभ्यास होता है, उसका मुझे गवर्नमेंट की ओर से हमारा वेतन भी मिलता है। तो एक नई रोजगार, नया एक जीवन कि मुझे क्या करूं मैं जीवन में, तो उनको एक दिशा मिली है। और जिनको योग में करियर बनाना हो, उनके लिए एक नई एक सेक्टर खुला है कि हेल्थ के अंदर योग में भी आप अपना पूरा करियर बना सकते हो। जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं और कुछ नहीं करते, हाँ, तो इसी हेल्थ से जुड़े हुए हैं, तो आप अपना केवल योग में अभ्यास करके, जो आज के समय में जरूरी है, वो सब अभ्यास करके आप अपना पूरा जीवन एज ए योग इंस्ट्रक्टर, योग टीचर, हाँ, आप बन सकते हो और सभी को योग कर सकते हो। इसकी डिमांड भारत से ज्यादा विदेशों में है। और उसकी डिमांड के बात करते हुए मैं बताऊं तो हम दोनों को भी एक अवसर मिला है। जो हम मंगोलिया गए थे, वहाँ पर योग शिक्षक की और नेचुरोपैथी डॉक्टर की जरूरत थी। तो मतलब भारत से भी ज्यादा वहाँ अवेयरनेस मंगोलिया कंट्री में है कि वहाँ के लोगों को भी योग टीचर की जरूरत है, उसमें भी भारतीय योग टीचर की। तो आप जरा समझिए कि भारत से ज्यादा विदेशी लोग कितना अच्छी तरह से योग को समझते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा को समझते हैं, आयुर्वेद को समझते हैं। तो इतना कहूँगा कि हमारा ही ये सब विद्या है, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, लेकिन हम खुद अपनी विद्या को न करते हुए विदेशी लोग कर रहे हैं। तो ये दुख की बात है। तो मैं कहूँगा कि हमारी खुद की विद्या को हमें अपनाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें, तंदुरुस्त रह सकें और खुशहाल जीवन जी सकें। इसमें सर एक और बात बताना चाहूँगा। एक मतलब जैसे मैंने पहले पूछा कि सरकार ने ये डिसीजन ले लिया, खर्चा कर दिया वगैरह वगैरह, अभी इसमें करेक्शन एक थोड़ा करना चाहूँगा जी। मेनली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि एक टाइम पे अमेरिका में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक रेशियो था, जो इंडिया ने 2 साल पहले शायद क्रॉस कर दिया, 2 या 3 साल पहले, कि अमेरिका से ज़्यादा इंडिया में हार्ट अटैक रेशियो है। क्यों अमेरिका में क्यों था? क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, मतलब वहाँ का जो नॉन वेजिटेरियन जो भी फूड है, लेकिन वो सब फास्ट फूड ही है, पूरा वो कंट्री फास्ट फूड पे है ज़्यादातर। तो उसकी वजह से वहाँ पे ये चीज़ थी जो इंडिया में हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में मतलब ये डिसीज़न लेने से योग का, उसमें भी फ़ायदा रहा है कि योग से आज
फास्ट फूड भी अगर कोई खा रहा है तो उसको भी वो हो रहा है, मतलब वो भी प्रोसेस हो रहा है उसके बॉडी में कि योग करने से वो भी उसको क्लियर हो रहा है और वो किसी बड़ी बीमारी से बच भी रहा है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में लेने जैसी है, जो कोई लेता नहीं है और सीधा बोल देता है कि ये डिसीजन पूरा गलत था या गलत है, खर्चा कर दिया। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इतने टाइम पहले जो डिसीजन लिया था और उससे ना सिर्फ लोगों को ये फ़ायदा हुआ, आमदनी का फ़ायदा हुआ, एक पोजीशन नया खुला, एक सेक्टर नया खुला, और उसके अलावा लोगों को, सीखने वाले जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है कि उनका पैसा दवाई में नहीं जा रहा है, जो और वो जो सीख रहे हैं उसका तो वो खुद पैसा भी नहीं दे रहे, उनको सीखने का पैसा गवर्नमेंट दे रही है। सही कह रहा हूँ ना सर? एकदम सही बात है। हाँ, बहुत ही सही बात है। भारत सरकार ने हेल्थ सेक्टर के लिए, हम सब जानते हैं कि ऑलरेडी एक आयुष मिनिस्ट्री बनाया हुआ है जो गवर्नमेंट के अंदर भी आता है। आयुष का मतलब क्या है कि आयुर्वेदा, योग, नेचुरोपैथी, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, ये सभी हमारी ही चिकित्सा पद्धति को इकट्ठा कर दिया है, जिसके द्वारा सभी प्रकार के रोग हम दूर कर सकते हैं। और ये हमारे फाइनेंस में बजट जो हमारा देश का निकलता है, उस बजट में भी इसका एक अलग से सेगमेंट होता है, स्पेशली हेल्थ बजट का। और वो आज के समय में उसमें योग का भी बजट स्पेशली होने लगा है। स्पोर्ट्स के अंदर भी योग इंक्लूड हो गया है। तो ये जो गवर्नमेंट के द्वारा एक फंड स्पेशली हेल्थ के लिए, योग के लिए स्पेशली होता है, वो पिछले 2-3 सालों के कंपैरेटिव में ज़्यादा मिलने लगा है, ताकि उसका लाभ हमको मिल रहा है। तो ये मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसका लाभ हमें ही मिल रहा है, लेकिन हम इसके जो बेनिफिट्स है उनसे अनजान है। तो हमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के जो स्कीम निकाली हुई है, उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, और ये जो बेनिफिट्स है उसका लाभ लेना चाहिए। मैम, बीच में हमने एक क्वेश्चन किया था, तब बात हुआ था कि योग जो है वो किस किस के लिए ज़रूरी है, कौन कौन कर सकता है। उसमें थोड़ा हम ब्रीफ में एक टॉपिक पे खास जाएंगे, वीमेंस पे। लाइक पहले लड़की होती है, फिर वो बड़ी होती है, फिर उसकी शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं। तो ये सब साइकिल में सबसे ज़्यादा जो हार्मोनल चेंज है वो फीमेल के ही आते हैं। मेल के उतने चेंजेस नहीं होते जितने फीमेल के, और हर चेंज में कुछ अलग। तो अभी के लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा दिक्कत वीमेंस को है, और डॉक्टर्स जो है वो दवाई देते हैं, ठीक करने की ट्राई करते हैं, वरना ऑपरेशन बोल देंगे या कुछ और। तो छोटी एज में भी बोल देंगे कि आपको ये निकाल देना पड़ेगा, तो उसके कारण वो आगे माँ नहीं बन सकती या कुछ ऐसा, जो शादी से पहले भी उसको शायद हो जाए। तो ये सब लाइफस्टाइल जो है उसके साथ अगर वो योग करे तो क्या बेनिफिट है और उनको क्यों करना चाहिए। खास ये जो क्यों है ना मैम, उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि लेडी कोई बोल रही है कि मेरे को मतलब मुझे टाइम नहीं है, मेन चीज़ है टाइम नहीं है। तो क्यों टाइम निकालना ज़रूरी है, थोड़ा उसको मैडम ब्रीफ कीजिए। इन्होंने जो बताया नीरज ने, उसके बारे में मैं बताऊंगी कि अगर हम बचपन से ही यदि हम प्राकृतिक जीवन शैली और योग को अपनाए तो हमारे जीवन में कोई बीमारी आएगी ही नहीं। यदि हम पहले से ही हमारा जीवन शैली ठीक हुआ तो ये सब बीमारी आएगी ही नहीं। और जो आजकल के समय में जितनी भी महिलाओं से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं जो आजकल कॉमन हो गई है, उसका एकमात्र इलाज है प्राकृतिक चिकित्सा और योग। इसके माध्यम से जड़ मूल से बीमारी ठीक हो सकती है। सर जी, महिलाओं की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है, खास करके जितनी भी युवतियां हैं जो स्कूल में पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, और या फिर नई नई शादी हुई है, तो शादी के बाद का समय जो है वो बहुत ही क्रिटिकल होते जा रहा है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जो हमारा जीवन शैली हो गया, जो हमारा फूड हो गया, हैबिट, खान पान जैसा हमारा हो गया,
और जिस प्रकार का हमारा जो फिजिकल फिटनेस जो होता है उसका पूरा प्रभाव हमारे आरोग्य पे पड़ता है। और दुख की बात ये भी है कि महिलाओं का जो परिधान है, जो वस्त्र पहनने का जो तरीका है, वो भी पूरा वेस्टर्न हो गया है। उनका जो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ कि ब्यूटी की ओर जो फोकस हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, क्योंकि ये सभी चीज़ें अच्छे दिखने के लिए, सुंदर लगने के लिए जो जो चीज़ें इस्तेमाल वो कर रहे हैं, बात सही है, सुंदर होना ही चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वो कर रहे हैं, जो कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो क्रीम, शैम्पू, साबुन, नेल पॉलिश, लिपस्टिक और जो हमारे वेस्टर्न क्लॉथ्स हैं, वो सभी चीज़ें अगर हम इसको देखें तो जरा सोचिए कि क्या ये सही है या गलत है। हाँ, इसमें ये सब चीज़ें जिम्मेदार हैं। एक चीज़ सर ऐड करना चाहूँगा, आपने सब कॉस्मेटिक ब्यूटी की सभी प्रोडक्ट बता दी, आपने वेस्टर्न क्लॉथ भी बोला। अभी मैंने कहीं एक वीडियो में या आर्टिकल में देखा था, पढ़ा था शायद, कि कुछ किस्म के क्लॉथ्स है उनसे स्किन को इश्यू होता है या बॉडी को इश्यू होता है, तो ये बात सर कितनी सही है? बिल्कुल सही बात है। वस्त्र जो है ये हमारे देश में पहले से ही जिस कपड़े का महत्व था वो कपड़ा था खादी का। पहले के ज़माने में लोग खादी का या सुतराउ कॉटन कपड़ा पहनते थे। उसमें से थोड़ा मॉडिफाई करते करते उसको बेहतर बनाने में या थोड़ा स्टेटस की ओर जाते हुए कपड़ों में विविधताएं आ गई और कपड़े ऐसे हो गए कि फैशन का तरीका हो गया। तो कपड़े की वजह से भी जो स्किन डिजीज होता है उसमें कपड़े का भी रोल होता है। अगर हमारा कपड़ा खादी का ना होके, कॉटन सुतराउ का ना होके, अगर हमने कुछ और पहना है इसके अलावा, वो सभी कपड़ा जो हमारे शरीर को डैमेज करता है, शरीर में स्किन डिजीज क्रिएट करता है, जो सही वेंटिलेशन होना चाहिए कपड़े में वो हो नहीं पाता, और जो हमारे स्किन के लिए सूटेबल होना चाहिए, और वो भी ऋतु के हिसाब से, मतलब सर्दी में कैसे कपड़े पहने, गर्मी में कैसे कपड़े पहने, और ये सभी चीज़ें जुड़ी हुई है। हमारा हवामान, वेदर और हमारे कपड़े, तो उससे भी समस्या होती है। तो बात सही कि अगर कपड़े भी सही ना हो तो उससे भी समस्या आती है। सर हम ये दर्शकों को बताना चाहेंगे, दर्शक को खास जानना चाहिए सर, आप किस मतलब कौन सी संस्था के साथ आप NGO या किसके साथ आप जुड़े हुए हैं सर, तो थोड़ा उसके डिटेल्स में बताइए सर। हम लोग भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार की विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारा जो विषय है स्पेशली होलिस्टिक इंटीग्रेटिव हेल्थ, मतलब कि नेचुरोपैथी की संस्था, योग की संस्था है, उसमें इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन योग एसोसिएशन, अखिल भारतीय योग विद्या प्राकृतिक जीवन संघ, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तकरीबन 25-30 संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं, जिसका उद्देश्य केवल यही आरोग्य का है। उसके साथ साथ पर्यावरण की भी संस्थाएं होती है, NGO, उसके साथ जुड़े हुए हैं। कुछ सोशल एक्टिविटीज़ है कि जहाँ ऐसे वृद्धाश्रम है उनके भी साथ हम जुड़े हुए हैं। कुछ ब्लड डोनेशन की एक्टिविटी है उसके साथ जुड़े हुए हैं। मतलब जहाँ जहाँ सोशली और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से संस्थाएं जो हैं उसमें हम दोनों पूरी तरह से कार्यरत हैं, और हम खुद अपनी ओर से भी एक्टिविटी कर रहे हैं। और हमारे दोनों का एक मिशन है जीवन का कि सबको ऐसा अपना ध्येय होता है कि तंदुरुस्त रहना है ना, कि मैं बीमार ना हूँ, लेकिन हम दोनों का इच्छा है कि हम तंदुरुस्त मरना है। मतलब जब तक जीवन ईश्वर ने दिया है, जितना भी जीवन दिया है उतना हम तंदुरुस्त रहें अंतिम सांस तक, ये हमारा दोनों की इच्छा है। तो ये इच्छा पूरी कैसे हो, उसका रास्ता में मिल गया है, वो हमारे पास रास्ता है और हम इसे जी रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हम इसे जी रहे हैं, अब तक कोई समस्या नहीं आई है, सबकी कृपा से और ईश्वर के आशीर्वाद से। तो सभी पूरे भारत में हमें प्राकृतिक चिकित्सा
योग की जागृति अवेयरनेस लाना है, इसलिए हम पूरे भारत में भ्रमण करते रहते हैं। हमें लोग अलग अलग जगह बुलाते रहते हैं मेडिकल कैंप के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, किसी को सीखना है तो ट्रेनिंग के लिए भी बुलाते हैं। तो यही विषय हमारा रहता है, नेचुरोपैथी का, योग का, सुजोग थेरेपी का, डाइट का, मन का, जीवन शैली का। तो जहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ इसकी अवेयरनेस के लिए हम काम करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पूरे भारत में इसके लिए जागृति भी नहीं है। हम भूल चुके हैं कि ये योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद हमारी ही चिकित्सा पद्धति है। तो हमें लगता है कि इसके ऊपर काम करना है, लोगों को पता नहीं है तो जानकारी देनी है। तो बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और बस आप सभी से निवेदन है कि ये सभी पूरा सेशन जो आपने सुना है उसको सभी को शेयर कीजिए। ये नेचुरोपैथी, योग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके लिए स्वास्थ्य ज़रूरी है, अगर तंदुरुस्त रहना ज़रूरी है, अगर खुश रहना ज़रूरी है, तो यही एक रास्ता हमें लगता है कि जिसके माध्यम से हम बिना किसी तकलीफ के, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना पारिवारिक, ना सामाजिक, कोई भी समस्या जीवन में नहीं आती अगर हम योग, नेचुरोपैथी से जुड़े हैं। तो बस इतना ही कहूँगा। सही है सर। और सर थोड़ा और डिटेल्स में ये बताना चाहेंगे दर्शकों को कि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, तो जैसे हमारी बातचीत हो रही थी तो पता चला कि आप मतलब पूरा टूर रहता है आपका, इंडिया में भी जाते हैं आप, एब्रॉड भी जाते हैं, तो आप कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे उसके लिए मैं एंड स्क्रीन में डिटेल दे दूंगा आपकी। लेकिन ज़्यादातर कहाँ रहते हैं आप, मतलब कहाँ मिलते हैं? अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो आप राजकोट में ही है या अहमदाबाद है, कहाँ? वास्तव में तो हमारा कोई ठिकाना नहीं है हमारा कोई पता नहीं है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वही ठिकाना कुछ दिन के लिए रहेगा। अभी फिलहाल हम राजकोट में हैं, तो अभी हमारा राजकोट में ठिकाना है। फिर हम जा रहे हैं कर्नाटका, तो हम वहाँ रहेंगे। उसके बाद जाएंगे हम भोपाल, फिर वहाँ रहेंगे, दिल्ली रहेंगे, जयपुर रहेंगे, हैदराबाद रहेंगे। तो ऐसे जहाँ जहाँ शिविर होती है वहाँ घूमते रहते हैं। तो बेहतरीन तरीका वही है टेक्नोलॉजी, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। नहीं, सही है। मैं एंड स्क्रीन में सर डिटेल दे दूंगा। जैसे सर ने बताया उनका कांटेक्ट करना है तो आपको टेक्नोलॉजी से ही करना पड़ेगा। भले पूरा एपिसोड में हमने बताया टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रहिए, लेकिन कांटेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं, इसका सदुपयोग हमें जीवन में सभी सुविधाओं का सदुपयोग हमने करना छोड़ दिया है। हम ज़्यादातर दुरुपयोग करने लगे हैं। तो हम लोग ऑनलाइन कंसल्टिंग करते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, ऑनलाइन योग सेशन भी लेते हैं। तो सब ऑनलाइन हो चुका है आजकल, और जहाँ होते हैं वहाँ फिजिकली होते हैं। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल हमारा तरीका है। सो गाइज, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन योग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में हमें मिल गई है, और क्यों ज़रूरी है योग सर ने और मैम ने बखूबी बताया है। तो मैं सही में मतलब सर को और मैम को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिली आपकी वजह से, और आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। तो सर, मैम, शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद, नमस्ते।